नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात उस खबर की जिसका सीधा सरोकार है आपकी जेब से जुड़ा हुआ, आपके महीने के बजट से। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई की। कोरोना के कहर के बीच महंगाई के आंकड़े हर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कोरोना से बचे तो महंगाई में फंसे। 4-5 दिन से हम लोग को नुकसान ही है धंधे में। प्याज का दाम अभी 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। अभी सरकार ने इतनी महंगा पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, कांदा बटाटा इनका सबका भाव अभी बारिश की वजह से महंगा ही हो रहा है। महामारी से किसी तरह राहत मिली तो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। व्यापार धंधे काम सब बंद पड़े हैं, रोजगार छूट गए हैं या फिर वेतन में कटौती हो रही है। महंगाई का बढ़ता ग्राफ लोगों का बजट बिगाड़ने पर आमादा है। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से लोगों की जान पर आफत बनी है। लोग महामारी से लड़ते हुए किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। काम धंधे बंद होने से आम लोग, खासतौर पर मजदूर वर्ग, खासी परेशानी का सामना कर रहा है। ऊपर से बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। एक बार फिर से महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% हो गई है। बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई दर देखने को मिली। अप्रैल में खुदरा महंगाई 4.23% थी, वहीं मई में थोक मूल्य आधारित महंगाई 12.94% हो गई। जानकारों का मानना है कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह बन रहे हैं। आसमान छूती महंगाई से लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। खाद्य तेल के बढ़ते दाम थाली से जायका गायब कर चुके हैं। डीजल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसका असर कहीं ना कहीं आपके उत्पादों पर पड़ता है और साफ तौर पे इसका असर तेल की कीमतों पर भी देखा जा सकता है। जो कच्ची धानी का तेल है उसकी कीमत में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। बीते 1 महीने में खाद्य तेल और फल सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े। मई महीने में दाल 12% महंगी हो गई, प्याज 23% तक महंगा हो चुका है, फल 20% तक ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं, तिलहन 36% महंगा हो चुका है, खाने पीने के दूसरे सामान 5% तक महंगे हो गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। यहाँ तेल के बढ़ते दाम और लगातार बारिश की वजह से जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों ने ठेले तो लगवाए हैं सब्जियों के, प्याज के, टमाटर के, लेकिन ग्राहक इनके पास ज़्यादा नहीं है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पहले प्याज के 10 दिन पहले क्या दाम रहेंगे और अभी क्या दाम है। भैया, क्या अभी प्याज के दाम चल रहे हैं और पिछले हफ्ते क्या थे? प्याज का दाम अभी 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है अभी। इससे पहले 20 रुपए किलो था, 20 से 25 रुपए किलो। खाद्य सामानों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। लोगों को मजबूरी में ऊंचे दामों पर सामान खरीदने पड़ते हैं और कहीं न कहीं डाइट से भी समझौता करना पड़ता है। महंगाई की हालत आप देखिए कि रसोई गैस सिलेंडर, अनाज, गेहूं, दाल, चावल, तेल, घी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, दूध, अंडे, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। साग, सब्जी, फल। महंगाई के दौर में जरूरी सामानों के साथ फल भी लोगों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की बड़ी फल मंडी में फलों की तो भरमार है, लेकिन ग्राहक नदारद है। आप देखिए तस्वीर पटना के बाजार की जो रौनक है वो कैसे धूमिल पड़ गई। भैया, अब कितना महंगा पड़ रहा है फल लाना, पहले और अभी में कितना अंतर पड़ गया? आप क्या महंगा हो गया है पहले से लाना? हाँ सर, बहुत महंगा हो गया है। तो ये फल सब जो लाते थे पहले, ये कौन सा फल है? ये ऑस्ट्रेलियन अंगूर है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन अंगूर का क्या कॉस्ट? पहले 400 बिकता था, 380 बिकता था, अब 450 रुपये बिक रहा है। जाहिर है बाजारों पर महंगाई की मार ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग जरूरत होने के बावजूद बाजार जाने से परहेज करने लगे हैं, क्योंकि महंगाई की मार ने सारा बजट बिगाड़ दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके महीने के बजट पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में, 2 साल में क्या कुछ बदला है, जरा हम आपको आंकड़ों के जरिए एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की चीजों की। देखिए, आटा
जून का ये रेट है 24 रुपए किलो लगभग मिल रहा है। ये 26 रुपए किलो था, 25 रुपए किलो था, यानी आटे में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। आलू के रेट में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है पिछले 2 सालों के मुकाबले अगर देखें, बल्कि पिछले साल के मुकाबले तो यहां राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है वो है पेट्रोल और डीजल का। अगर आप देखें तो 76 रुपए, 70 रुपए, 76 रुपए और अब हो चुका है 96 रुपए, यानी बीते 2 साल के अंदर लगभग 26 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। अगर डीजल के रेट देखें तो 64 रुपए से अब 87 रुपए हो चुका है, यानी लगभग 23 रुपए यहां पर डीजल के दाम बढ़ चुके हैं 2 साल में 1 लीटर डीजल पर। और रसोई गैस अगर आप देखते हैं जून 2020 में 593 रुपए का सिलेंडर आता था, जो अब बढ़कर 809 रुपए का हो गया है, यानी लगभग 220 रुपए का इजाफा एलपीजी सिलेंडर में हुआ है। और एलपीजी सिलेंडर आपके महीने के राशन को बिगाड़ती है, और डीजल के दाम में जिस तरीके से इजाफा हुआ है पिछले 2 साल में, जाहिर सी बात है उसका असर आने वाले वक्त के महंगाई के आंकड़ों पर दिखेगा, जो लगातार दिखना शुरू भी हो चुका है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर लगातार सियासत गर्मा रही है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की राम मंदिर के निर्माण के लिए जमीन खरीद का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत भी हुई, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी हुआ। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन पर सियासी बवंडर उठा है और अब इसकी आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर की नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। संजय सिंह पूरे घटनाक्रम को जमीन विवाद से जुड़ा बता रहे हैं। अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा, और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये कार्रवाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर संजय सिंह संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर यूपी की सियासत में भी जुबानी तीर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर ट्रस्ट के सदस्यों को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाने वालों पर तीखा वार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए 3 ट्वीट किए। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम भक्तों का भरोसा अटल, राजनीति स्वीकार नहीं। राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश न दे। विवाद के बीच खबर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के डीएम और कमिश्नर से पूरा ब्यौरा मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने सीएम को इसकी जानकारी दी। खुद सीएम ने जमीन से जुड़े कागज देखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जानकारी से संतुष्ट है। जमीन खरीद पर सियासी बवंडर बचा। ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों को लेकर बीएचपी बहुत नाराज है। बीएचपी मानहानि का केस दायर करने पर विचार कर रही है। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए, और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ो। बीएचपी के मुताबिक लैंड डील में कोई खामी नहीं। विवाद राम विरोधियों ने खड़ा किया। टी न्यूज़ नेशन। अब बात यूपी में कांग्रेस की सियासत की करते हैं। खबर है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी पहल की है। कांग्रेस की इस पहल पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। क्या है पूरी पहल, दिखाते हैं आपको। यूपी में चुनावी गहमागहमी अभी से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से सेकुलर पार्टियों के केंद्र में है मुस्लिम वोट बैंक। यूपी में मदरसों पर उठ रहा है सियासी बवंडर। खबर है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस ने खास तैयारी की है। कांग्रेस इस बार यूपी में चुनाव प्रियंका गांधी के भरोसे लड़ रही है। बताया जा रहा है कि बेहद अहम मुस्लिम वोट बैंक तक पहुँचने के लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तैयार की है। मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस की कोशिश है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक खास रणनीति पर काम भी कर रहा है। गौरतलब है कि यूपी में तकरीबन 140 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है, और यही वजह है कि आगामी चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस से जोड़ने का कांग्रेस मदरसों से अभियान शुरू करेगी। गांव से लेकर शहर तक के मोहल्लों में चल रहे 2 लाख मदरसों की लिस्ट बनाई गई है। पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे और मदरसों के छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडे की जानकारी देंगे। कांग्रेस खास तौर पर ओबीसी मुसलमानों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। सर, आपकी पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने कहा है कि इस बार वो मदरसों को भी आउटरीच करेंगे, वहाँ जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं मालूम, ना मुझे ऐसा कोई सर्कुलर मैंने देखा है, ना कोई मैंने बयान देखा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हर संगठन हर जगह जाता है, तो मदरसों का तो देश के इतिहास में आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, स्कूलों का योगदान रहा है, शिक्षण संस्थाओं का रहा है। तो अगर वो जाते हैं, उन्होंने कहा होगा, तो इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। कांग्रेस की मदरसा पॉलिटिक्स पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया है। बीजेपी को फिर आक्रामक होने का मौका मिल गया है। कांग्रेस शुरू से ही धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटकर कुर्सी का खेल खेलती आई है। 2022 का चुनाव सामने है। अब तुष्टीकरण का खेल खेलकर चुनाव में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस की इस सियासत पर बीजेपी सवाल उठा रही है। मुस्लिम धर्मगुरु ऐसी सियासत नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। हम लोग का ये मानना है कि मज़हब और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए और मदरसे जो हैं वो कम्प्लीटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीक़े का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सियासी मदाखलत काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से मेरी तमाम सियासी पार्टियों से यही गुजारिश है कि मदरसों को इस तरीके की वोट की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व न करें। वैसे कांग्रेस की कोशिश हमेशा से मुस्लिम वोटरों के जरिए खोई हुई जमीन को हासिल करने की है। नई रणनीति बनाने की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्या ये रणनीति कामयाब होगी? अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अब बात राजस्थान के चूरू की, जहां लुटेरों ने एक लूट को वारदात दी और लूट में लूटा गया सोना थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 17 किलो से ज्यादा। राहत की बात यह कि लुटेरे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 17 किलो सोना और करीब 9 लाख कैश की लूट। दिन दहाड़े चूरू के सबसे बिजी रोड पर इस लूट को अंजाम दिया गया। एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 4 नकाबपोश लुटेरे घुसे और बंदूक की नोक पर लूट का माल लेकर फरार हो गए। इन नकाबपोश लुटेरों को फोटो में देखा जा सकता है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद हड़कंप मच गया। यही फोटो थी जिसके जरिए लुटेरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू की। सोमवार को दोपहर 3:15 बजे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा में पकड़े गए लुटेरे। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी से जिस सोने की लूट की गई थी उसमें जीपीएस लगा हुआ था। पुलिस ने लुटेरों को जीपीएस की मदद से ट्रैक कर लिया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस ने लूटे गए सोने और कैश को भी बरामद कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।